एवरीवन, दिस इज चांदनी दिनानी वेलकमिंग यू टू मैग्नेट ब्रेन्स। और आज की वीडियो में हम बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज फैक्ट्स अबाउट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो कि ऑल अराउंड द ग्लोब यानी कंप्लीट वर्ल्ड में प्रेजेंट हैं। सो देर आर मैनी ऑर्गेनाइजेशंस जिन्हें हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की लिस्ट में पढ़ते हैं। ऑब्वियसली वी विल स्टडी अबाउट जो सबसे बेसिक होते हैं जिनके बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस किए जाते हैं, जैसे अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशंस की, WHO की, यूनिसेफ की, यूनेस्को की, तो ये सारे कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्हें आप कहीं ना कहीं उन्होंने पढ़ ही लेते हैं। अगर आप जीके में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो या आप हिस्ट्री वगैरह पढ़ते हैं या आप न्यूज़ वगैरह भी पढ़ते हैं अगर, तो आपको इन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में कभी ना कभी आपने सुना ज़रूर होगा या आपने कभी ना कभी इनके बारे में कोई ना कोई आर्टिकल या कोई भी फैक्ट जरूर पढ़ा होगा। सो टुडे वी आर गोइंग टू सी ऑल द पॉइंट्स इन डिटेल अबाउट जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लाइक देयर फुल फॉर्म। जैसे अगर हम WHO की बात करें तो एग्जैक्टली व्हाट डज WHO स्टैंड फॉर। सेकेंडली हम बात करेंगे ये लोग हेडक्वार्टर, लाइक ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका मेन ब्रांच कहाँ पर है, हेडक्वार्टर्स कहाँ है। नंबर 3 हम देखेंगे कि कब ये स्टैब्लिश हुआ था, किस ईयर में फॉर्म हुआ था। एंड फोर्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि इसके अगर कोई भी रीजनल ऑफिसेज हैं तो वो कहाँ पर हैं, ठीक है। इसके अलावा हम इनके हेड, इनका काम क्या है, मिशन क्या है, लोगो, एम्बलम, फ्लैग, इन सब के बारे में इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू नो एनीथिंग अबाउट एनी ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस, स्टे ट्यून एंड प्लीज बी वेरी वेरी फोकस्ड। क्लियर? ऑल राइट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे WHO की। ऑब्वियसली सभी को पता है WHO, सबने सुना होगा, क्योंकि अभी मतलब अगर आपने जनरली कभी पहले सुना हो या नहीं सुना हो इसका नाम, बट कोविड-19 के टाइम पे या कोई भी ऐसी हेल्थ कंडीशन अगर आती है अनफॉर्चुनेटली, तो हमेशा हम WHO का नाम ज़रूर सुनते हैं। क्यों? क्योंकि WHO क्या है, ये हेल्थ का ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। सो WHO का फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सबसे पहली बात आपको यही जानना है कि sorry, what does W, what does H and what does O stand for, ठीक है। तो W is what, world, क्योंकि obviously international level पे है। H is health and O is organization, ठीक है। नेक्स्ट इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो कहाँ हैं, जिनीवा, स्विट्जरलैंड में। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके हेडक्वार्टर्स आपको जिनीवा या वॉशिंगटन में दिख जाएंगे। सो आपको ना याद करने में तो इशू नहीं आएगा, डोंट वरी। तो सबसे पहले हम यही बात कर लेते हैं कि हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, जिनीवा में, और जिनीवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। एंड फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस क्या है हम सबसे आखिरी में पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि जितनी बार आप UN का नाम, यूनाइटेड नेशंस का नाम सुनोगे ना, उतनी बार आपको ऐसा क्यूरियोसिटी होगी कि भाई ये UN है क्या, तो उसके बारे में इसलिए हम लास्ट में पढ़ेंगे, बिकॉज देन आपको सारे पॉइंटर्स with that mixture of curiosity पता चलेंगे, तो you'll be more interested to know about it. Clear? So in this complete organization आपको ये पता होना चाहिए, this is what a specialized agency by UN responsible for international public health, ठीक है। मतलब ऑल अराउंड द वर्ल्ड जितने भी लोग रहते हैं उन सब की हेल्थ से रिलेटेड अगर कोई भी डिसीजन लेना है या क्या करना चाहिए या कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर हेल्थ रिलेटेड इशू देखने को मिलता है, वहां पर WHO वर्क्स। क्लियर? तो सबसे पहले आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी चाहिए, हमने यहाँ लिखते जाएंगे सो दैट हमें कोई बाद में कंफ्यूजन ना हो। WHO जो है इसका हेडक्वार्टर्स है जिनीवा में, और ये कब स्टैब्लिश हुआ है वो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे, देन वी विल राइट। क्लियर? तो अभी के लिए आई होप ये याद रहेगा, एंड फुल फॉर्म तो ऑब्वियसली आप आराम से पहचान लेंगे। दिस वॉज फाउंडेड इन 1948। तो WHO जो है वो 1948 में इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। इसके अलावा आपको जो भी पॉइंटर्स होंगे आगे के वो आप सिर्फ ऐसे ही पढ़ते जाएंगे, और ऑब्वियसली आपको ध्यान में रखना है जैसे लोगों कहाँ हैं एंड स्टफ, क्या काम करते हैं एंड क्यों बना था एंड एवरीथिंग। बट अभी आपको जो मेन पॉइंट हमेशा ध्यान रखना है वो है WHO जिनीवा, स्विट्जरलैंड, एंड 1948 में फॉर्म हुआ था। बाकी जो मिशन या समथिंग है वो तो हम नेक्स्ट समझ ही जाएंगे। जैसे हेल्थ रिलेटेड मिशन है तो वो WHO का होगा, देन अगर ट्रेड रिलेटेड होगा तो हम WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे, उसका होगा। तो ऐसे आपको मिशन वगैरह याद रह जाएंगे, बट जो हेडक्वार्टर्स है और किस ईयर में फॉर्म हुआ है वो हमको यहाँ पे सेपरेटली देखना पड़ेगा, ठीक है। ऑलराइट। WHO's emblem was chosen by the first World Health Assembly in 1948. 1948 में बना है, तो कुछ ना कुछ ऐसा लोगो या समथिंग होना चाहिए ना। जैसे अगर आप बात करते हैं किसी भी ब्रांड की, तो अगर मैं कोई भी नाम बोलूँगी, अभी जैसे हमने लोगोज वाला वीडियो पढ़ा भी था,
तो मैं कोई भी ब्रांड बोलूँगी आपको उसका लोगो याद हो जाएगा, है ना, आपको याद हो जाएगा कि हाँ भाई इसका कोई फ्रूट है जो लोगो होता है, या कोई एनिमल या कोई बर्ड एंड स्टफ, राइट। इसी तरीके से हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक एम्बलम होना जरूरी है, एक लोगो होना जरूरी है। सो वही चीज है, ये जो चूज हुआ था, लाइक सिलेक्ट हुआ था, ये जो एम्बलम है वो कहाँ किससे हुआ था, बाय फर्स्ट वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। कब? इन द ईयर ऑब्वियसली 1948। द एम्बलम कंसिस्ट ऑफ, क्या क्या बना हुआ है इसमें, लेट्स सी दैट। यूनाइटेड नेशंस सिंबल। अब सबसे पहले यूनाइटेड नेशन सिंबल होता क्या है, ये जो आप देख पा रहे हो, मतलब ये जो पीछे का जो पोर्शन है ना, मतलब आप ये स्नेक कैंसिल कर दीजिए, ये स्टाफ कैंसिल कर दीजिए और आप ये हटा दीजिए, आपको ये जो पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना वो क्या है, यूनाइटेड नेशंस का सिंबल है, ठीक है। इसके अलावा आप क्या देख सकते हैं इसमें, यू कैन ऑल्सो सी वॉट, अ स्टाफ विच हैज अ स्नेक कॉइल्ड अराउंड इट। तो आपको एक स्टाफ दिखेगा, ये जो है पर्टिकुलर इसको स्टाफ कहते हैं, और यहाँ पे स्नेक क्या है देखिए, कॉइल्ड है। अब स्टाफ और स्नेक क्यों बनाया, मतलब कुछ तो रिलेशन होना चाहिए ना, बिकॉज द स्टाफ विद द स्नेक हैज लॉन्ग बीन अ सिंबल ऑफ मेडिसिन एंड मेडिकल प्रोफेशन। तो बहुत टाइम से स्टाफ और जो स्नेक है जो कॉइल्ड करा है, ये दोनों ही क्या है, मेडिसिन और मेडिकल प्रोफेशन के सिंबल रहे हैं। एंड बिकॉज WHO हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है तो इट इज ऑब्वियसली रिलेटेड विद मेडिकल, मेडिसिन, एवरीथिंग, राइट। तो ये एक जो पार्ट है वो भी आपको दिख जाएगा। सो यूनाइटेड नेशंस का सिंबल, देन यू गेट अ स्टाफ जिसपे एक स्नेक कॉइल्ड है, क्लियर, ओके। WHO connects nations, partners, and in fact I think ये जो लोटस रेथ है, दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन सिंबल, ठीक है। तो मतलब स्नेक और स्टाफ हटा दीजिए, बाकी पूरा यूनाइटेड नेशंस का सिंबल है, ऑलराइट, ओके। Then we let's talk about कि exactly WHO करता क्या है। So WHO connects nations, partners, people to promote health, keep the world safe and serve the vulnerable. तो WHO का मेन काम क्या है, ये nations, पार्टनर्स, लोग, इन सबको कनेक्ट करता है ताकि हेल्थ को प्रमोट कर सके, पूरी दुनिया को सेफ रख सकें ऑब्वियसली, और जो लोग बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं यानी डेंजर के बहुत ज़्यादा पास हैं उनको भी ये सर्व कर सके हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सो एवरीवन एवरीवेयर कैन अटेन द हाईएस्ट लेवल ऑफ हेल्थ। तो सबको एक हाईएस्ट लेवल ऑफ हेल्थ मिले, कोई भी इशू ना हो हेल्थ रिलेटेड, ये सारी चीज़ों के बारे में प्रमोट करना, काम करना उस पर इज समथिंग जो WHO करता है, क्लियर, ओके। WHO member states are grouped into 6 regions. Each region has a regional office. तो WHO जो है इसके 6 रीजन हैं, ठीक है, और हर रीजन में क्या है, एक रीजनल ऑफिस है। सो आप अभी हम देखेंगे कौन कौन से 6 रीजन हैं, देन वी विल टॉक अबाउट द ऑफिस जो हर एक रीजन में प्रेजेंट है, सो दैट हमको ये याद रहे, ठीक है। सो 6 रीजन कौन से हैं, लेट्स जस्ट डिस्कस दैट एंड देन वी विल सी कि हर एक ऑफिस कहाँ पर है, लाइक हर रीजन में कहाँ पर ऑफिस सिचुएटेड है, क्लियर, ओके। सो यहाँ पर हमारे पास एक पूरा बॉक्स पता है हमको यहाँ पर, जिसमें हमें क्या बात करनी है कि कौन कौन से रीजन्स हैं WHO के, देन हर एक रीजन में कहाँ पर ऑफिस सिचुएटेड है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो WHO के 6 रीजन्स हैं, वन इज अफ्रीका, देन अमेरिका, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन, यूरोप, साउथ ईस्ट एशिया एंड वेस्टर्न पैसिफिक। और यहाँ पर हर एक रीजन में एक ऑफिस है जो कि रीजनल ऑफिस होगा WHO का, क्योंकि हेडक्वार्टर्स तो हमें पता है जिनीवा में है ना। सो यहाँ अफ्रीका में ब्राज़ील करके जो प्लेस है वहाँ पर इनका रीजनल ऑफिस है। देन अमेरिका में वॉशिंगटन DC, मैंने आपको बोला ना, वैसे भी वॉशिंगटन DC में आपको बहुत सारे हेडक्वार्टर्स भी दिखेंगे अभी आगे जाके जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में कायरो है जहाँ पर रीजनल ऑफिस है, यूरोप में कोपेनहेगन, साउथ ईस्ट एशिया में न्यू दिल्ली में ऑफिस सिचुएटेड है, एंड वेस्टर्न पैसिफिक में मनीला। तो ये सब क्या है, ये 6 रीजन्स हैं WHO के, और वहां पर जो रीजनल ऑफिसेज हैं उनकी ये प्लेस है कि कहां पर एग्जैक्टली सिचुएटेड है, क्लियर, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं कि सबसे पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे WHO के। ऑब्वियसली WHO की कुछ हेड होंगे ना जो काम करेंगे, राइट। सो यहाँ के WHO के सबसे पहले जो डायरेक्टर जनरल थे वो थे ब्रॉक चिसहोम, ठीक है, जिनका आप यहाँ पिक्चर देख सकते हैं। ही इज द वन जो सबसे पहले डायरेक्टर जनरल थे। और जो सेकंड पिक्चर है ये आपको ऐसा जरूर लग रहा होगा, अगर आप न्यूज़ देखते हो या न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हो, डेफिनेटली आपको ये जरूर लगेगा कि हमने इनको कहीं देखा है, बिकॉज ये भी बहुत ज़्यादा अभी WHO की जब भी बात होगी ऑब्वियसली ही विल बी देयर इन पिक्चर। क्यों? क्योंकि ये अभी एट प्रेजेंट करंट जो डायरेक्टर जनरल हैं वो यही हैं। इनका नाम है डॉक्टर टेड्रोस अधनोम गिब्रियसिस, जिनको ज़्यादातर आप डॉक्टर टेड या डॉक्टर टेड्रोस के नाम से सुन रहे होंगे जब कोविड-19 का पूरा डिस्कशन चल रहा था, बिकॉज ही इज़ द करेंट हेड ऑफ और द डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO। कब अपॉइंट हुए थे ये? इन द ईयर 2017, क्लियर, ओके। WHO member states have adopted the 13th general program of work. नेक्स्ट अब बात करें तो WHO क्या करता है, मतलब इनके जो भी मेंबर्स हैं WHO, ये हमेशा 5 साल की स्ट्रैटेजी जो है
वो बनाते हैं। तो इस बार जो स्ट्रैटेजी है वो है 13th स्ट्रैटेजी। सो इट इज गोइंग टू बी GPW13, विच इज G stands for general, P for program and of, W means work. So general program of work, और ये क्योंकि 13th है इसलिए GPW13। इसमें क्या काम है, लाइक ये होता क्या है एग्जैक्टली, कोई भी जनरल प्रोग्राम ऑफ वर्क जो है वो एक स्ट्रैटेजिक प्लान होता है 5 साल का, और GPW13 जो है वो भी 5 साल का ऑब्वियसली स्ट्रैटेजिक प्लान है। कब से कब तक, 2019 से 2023 तक। एंड नेक्स्ट जो भी स्ट्रैटेजिक प्लान होगा दैट वुड बी अनदर GPW। क्लियर? सो इस तरीके से ये जो है वो प्रेजेंट स्ट्रैटेजिक प्लान है। किस चीज पे फोकस करा है, एटलीस्ट हम प्रेजेंट वाली तो बात कर ले, है ना। बाकी भले आप बात मत करो कि क्या थे GPW के बाकी वाली जितनी भी स्ट्रैटेजिक्स थी या स्ट्रैटेजिक प्लान्स थे, बट एटलीस्ट आपको इस साल का तो पता होना चाहिए। सो GPW13 फोकसेस ऑन ट्रिपल बिलियन टारगेट्स to achieve measurable impacts on the people's health at the country level। यानी GPW जो है वो 3 ट्रिपल बिलियन टारगेट्स पे फॉलो करता है। ट्रिपल कैसे, 1 बिलियन का कोई टारगेट है, देन नेक्स्ट बिलियन एंड थर्ड बिलियन, ठीक है। तो वो ट्रिपल बिलियन टारगेट्स क्या हैं, ऑब्वियसली इनको अचीव करने हैं रिलेटेड विद द हेल्थ पूरी कंट्री में, राइट। सो पहला जो ट्रिपल, लाइक 3 बोला गया है, तो पहला जो बिलियन टारगेट है वो क्या है, 1 बिलियन मोर पीपल आर बेनिफिटिंग फ्रॉम यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। तो जो भी ओवरऑल यूनिवर्स में जितना भी हेल्थ कवरेज दे रहा है WHO, उतना जो है ऑब्वियसली कुछ लोगों को मिल रहा है, बट दे वांट कि जैसे ही ये स्ट्रैटेजी खत्म हो 2023 में, तब तक ये नंबर 1 बिलियन और ज़्यादा हो जाए, ठीक है। तो जितना भी अभी तक हेल्थ कवरेज लोगों को मिल रहा था इसके पहले जो स्ट्रैटेजिक प्लान्स थे, अब जो है 1 बिलियन और ज़्यादा उसमें ऐड हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, 1 बिलियन मोर पीपल आर बेटर प्रोटेक्टेड फ्रॉम हेल्थ इमरजेंसीज। और हेल्थ इमरजेंसी कभी भी कहीं आ जाती है कि एकदम से कुछ ऐसा अनफॉर्चुनेट सिचुएशन क्रिएट हो जाए हेल्थ रिलेटेड, सो ऑब्वियसली WHO हैज़ मेजर्स फॉर इट। तो ये चाहते हैं कि जब ये स्ट्रैटेजी खत्म हो 2023, तब तक ऐसा फैक्ट या नंबर आए कि वो 1 बिलियन ज़्यादा और लोग थे जिनको ये कंप्लीट हेल्थ इमरजेंसी वाला जो कवरेज है वो मिला। नेक्स्ट, 1 बिलियन मोर पीपल आर एंजॉइंग द बेटर हेल्थ एंड वेलबींग। और जितने लोग अभी बेटर हेल्थ में हैं, अच्छा एक स्वस्थ जीवन बिता रहे हैं, उसमें भी 1 बिलियन ऐड हो जाना चाहिए जैसे ये स्ट्रैटेजी एंड होगी। तो हुआ ना ट्रिपल बिलियन टारगेट। सो ट्रिपल बिलियन टारगेट जो है वो किस स्ट्रैटेजिक प्लान का है, 2019 से 23 वाला, विच इज GPW13, ठीक है, जनरल प्रोग्राम ऑफ वर्क 13। क्लियर? ऑल राइट। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन की। सो WHO में सारी चीज़ें आई होप आपको याद रहेंगी। 1948 में स्टैब्लिश हुआ, जिनीवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर्ड है। डॉक्टर टेड्रोस जो है वो करंट डायरेक्टर जनरल हैं। क्यों काम करते हैं या क्यों बना है WHO, सारी चीज़ें आई होप आपको क्लियर हो गई हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट IMF की। अब IMF क्या है, लेट्स जस्ट रीड द फुल फॉर्म। दिस इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। मॉनेटरी फंड है मतलब पक्का फाइनेंस रिलेटेड, इकोनॉमी रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड ये ऑर्गेनाइजेशन का काम होगा, राइट। इसीलिए इट इज मॉनेटरी फंड। IMF हेडक्वार्टर्स आर इन वॉशिंगटन DC एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1944। ऑब्वियसली या तो आपको जिनीवा या वॉशिंगटन DC यहीं कहीं पे आपको दिखेंगे हेडक्वार्टर्स, 1-2 ही होंगे जिनका अलग होगा कहीं, सो थोड़ा आसान हो जाएगा याद रखना। तो अभी आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है कि IMF जो है ये वॉशिंगटन में हेडक्वार्टर्ड है, ठीक है, और 1944 में ये फॉर्म हुआ था, ठीक है, यहाँ स्टैब्लिश हुआ था। सो दिस इज हाउ सबसे 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने पढ़ लिए। नाउ लेट्स जस्ट गो इनटू मोर डिटेल ऑफ इट। 44 फाउंडिंग मेंबर कंट्रीज सॉट to build a network or framework for international economic cooperation। तो जब स्टार्ट हुआ ना तो 44 मेंबर कंट्रीज थे जिन्होंने ये सब कुछ मिलकर स्टार्ट किया IMF को। बट आज कितने हैं? टुडे इट्स मेंबरशिप embraces 190 countries with the staff drawn from 150 nations। तो भले ही ये पहले 44 मेंबर कंट्रीज ने स्टार्ट किया था, बट आज 190 मेंबर कंट्रीज हैं, ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ पे जितने भी लोग काम करते हैं वो 150 नेशनैलिटीज़ के हैं, 150 नेशनैलिटीज़ में से आते हैं ये लोग जो काम करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि डाइवर्स कल्चरल एक सिनेरियो होगा IMF का। क्लियर? ऑल राइट। It is working to foster global monetary cooperation। IMF करना क्या चाहता है, लेकिन एग्जैक्टली ये लोग क्या करते हैं? So they are working to foster global monetary cooperation कि भाई नॉर्मली मतलब वर्ल्ड वाइड एक अगर मॉनेटरी रिलेटेड हो, कुछ पैसे से रिलेटेड हो, तो एक ना कंप्लीट काम एक साथ चलता रहे। देयर शुड बी लाइक अ कोऑपरेशन। सिक्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ऑब्वियसली कभी भी कोई भी सिचुएशन आ सकती है
एकदम से अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो सकता है, तो एटलीस्ट यू नो फाइनेंशियली स्टेबल रहें सो दैट फाइट कर पाए, बिकॉज ऑब्वियसली किसी भी चीज़ के साथ फाइट करने के लिए आपके पास रिसोर्सेज होने चाहिए, रिसोर्सेज के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए. सो फॉर दैट ऑब्वियसली एवरी कंट्री शुड बी फाइनेंशियली स्टेबल. फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड, देन देयर शुड बी अ मीन्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, बिकॉज जितना ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रेड होगा उतनी ज़्यादा इकोनॉमी जो है वो बढ़ती है. ट्रेड मतलब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की बात हो रही है. प्रमोट हाई एम्प्लॉयमेंट एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, ऑब्वियसली जितना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट रेट होगा उतना ज़्यादा फाइनेंशियली ग्रो करेगा वो प्लेस, बिकॉज सारे लोग कमाएंगे तो ऑब्वियसली उनका जो कंडीशन होगा वो बेटर होगा, है ना. देयर विल बी नो लाइक पॉवर्टी एंड स्टफ, तो ये भी ये चाहते हैं. एंड फाइनली वही पॉवर्टी की बात की ही है, तो टू रिड्यूस पॉवर्टी, जितना ज़्यादा हो सके दे वांट की गरीबी कम हो, तभी तो क्या होगा, इकोनॉमिकली स्टेबल होगा कंट्री. तो ये सारे काम हैं किसके, IMF के. देन बात करते हैं कि IMF में यू नो हेड कैसे करते हैं या ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा है. एट द टॉप ऑफ इट्स ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर इज बोर्ड ऑफ गवर्नर्स. तो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं हेड ऑफ द कंप्लीट ग्रुप, यानी कि ये सबसे ऊपर रहेगा. ठीक है, जैसे अगर सपोज अपन किसी ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ के जो भी हेड हैं, या हम बोल देते हैं चलो MD हैं, देन उनके अंदर जो है उनके असिस्टेंट्स होंगे, देन देयर विल बी अनदर कंप्लीट ग्रुप. तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स होते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर में. वैसे ही सबसे ऊपर कौन आते हैं, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स. द डेली वर्क ऑफ IMF इज ओवरसीन बाय 24 मेंबर एग्जीक्यूटिव बोर्ड. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में कितने लोग होते हैं, 24. क्लियर. तो फिर इस तरीके से ना डेली का जो भी काम होता है आप याद रख सकते हो, 24 आवर्स का काम ऐसे याद रख लो. कौन देखेगा, 24 मेंबर्स का क्या है, एग्जीक्यूटिव बोर्ड. क्लियर, ओके. द MD इज द हेड ऑफ IMF स्टाफ एंड चेयर ऑफ द एग्जीक्यूटिव बोर्ड. मैनेजिंग डायरेक्टर हेड होते हैं IMF के, ठीक है. और जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उसके चेयरमैन भी कौन होते हैं, MD ही. क्लियर. द MD इज असिस्टेड बाय 4 डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर्स. ऑब्वियसली इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो एक पर्सन तो हैंडल करेगा नहीं, तो MD और उनके फिर 4 डिप्यूटी जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं या MDs हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं ताकि वो उनको हेल्प कर सकें. क्लियर, ओके. Camille Gutt from Belgium served as the IMF's first managing director from May 6 to May 5, that is 46 to 51. तो सबसे पहली या सबसे पहली कहना चाहिए, सबसे पहली नहीं, पहले IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन रहे हैं, कैमिल गट. ठीक है, तो ये पर्सन है जिन्होंने सबसे पहले हेड किया था किसको, IMF को. एंड एट प्रेजेंट शी इज द वन जो कि क्या है, द MD ऑफ IMF. Miss Kristalina Georgieva from Bulgaria is managing director and chairman of the executive board from October 2019. तो 2019 में ये चूज हुई हैं, सिलेक्ट हुई हैं एज व्हाट, द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड द चेयरमैन ऑफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड. कौन है भाई ये, क्रिस्टलिना जॉर्जिविया फ्रॉम बल्गेरिया. भले ही प्लेस याद मत रखो बट एटलीस्ट यू शुड रिमेंबर द नेम एंड द इमेज ऑफ दिस लेडी, बिकॉज आपको इमेज के बेस पे अगर क्वेश्चन आ गया सो यू शुड बी रेडी फॉर इट. क्लियर. तो आपको ध्यान रहेगा मिस क्रिस्टलिना, और वहां पे कौन थे, डॉक्टर टेड्रोस. क्लियर, किस पे, WHO. ऑल राइट. The IMF's resources mainly come from the money that countries pay as their capital subscription when they become members. Next important point है कि IMF जो है उसमें पैसा कहाँ से आता है. लाइक अगर वो इतना इकोनॉमिक डेवलपमेंट रखेंगे फंड वगैरह, तो पैसा आता कहाँ से इनके पास. तो जितनी भी इनकी मेंबर कंट्रीज होती हैं वो जितने भी इकोनॉमिक लेवल पे हैं, जैसे अगर वर्ल्ड वाइड हम बात करें 10 कंट्रीज हैं, ठीक है, तो 10 में से जो भी टॉप पे आती है पैसे के मामले में कि भाई सबसे ज़्यादा फाइनेंशियली ऊपर आते हैं, तो उन लोगों का एक कोटा रहेगा कि आपको इतना पैसा देना है. वैसे ही सेकेंड लेवल पे जो होगा उसका थोड़ा कम शेयर होगा. तो इस तरीके से कोटा होता है जो कैपिटल सब्सक्रिप्शन कहलाता है, जिसके बेसिस पे ये जो कंट्रीज हैं वो पैसे देती हैं, वो पूरा पैसा इकट्ठा होता है और IMF का वो फंड बनता है. क्लियर, ओके. Each member of IMF is assigned a quota based broadly on its relative position in the world economy. अभी मैंने वही बताया आपको. Countries can then borrow from this pool when they fall लाइक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से अगर दे आर फॉलोइंग इन टू इट, तो फाइनेंशियल डिफिकल्टी. तो अगर ऐसी कोई कंट्री होती है जिसमें बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ रही है या यू नो डिफिकल्टीज वो फेस कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, वो ये जो पूरा पैसा इकट्ठा हुआ है जो फंड है उसमें से ले सकते हैं पैसा, मतलब दे कैन आस्क फॉर द मनी, क्योंकि फाइनेंशियली दे नीड हेल्प. तो इस तरीके से क्या होगा, अब वो पैसा इस कंट्री के काम आएगा, बाद में ये वापस करेंगे. अब कोई और कंट्री में अगर अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होता है, उनको पैसे की ज़रूरत है, दे कैन कलेक्ट फ्रॉम दिस पूल. तो एक तरीके से सेविंग हो रही है, जैसे हम करते हैं ना छोटी मोटी सेविंग बैंक्स वगैरह में, जब ज़रूरत होती है हम निकाल लेते हैं, वैसे यहाँ पर भी ऐसा ही फंडा चलता है. डन, ओके. देन बात करते हैं IMF का लोगो कैसा दिखता है. सो द एम्बलम हैज़ ब्लू शील्ड प्लेस्ड इन अ थिन सर्कल. तो आप देख सकते हैं एक शील्ड है,
ठीक है। और एक ये ब्लू कलर का ये जो लाइन देख रहे हो, ये पूरा सर्कल इस तरीके से पतला सा सर्कल है जिसके अंदर ये शील्ड प्रेजेंट है। शील्ड के अंदर आप क्या देख सकते हैं, द ब्लू शील्ड होल्ड्स टू ऑपोजिट साइड व्यूज ऑफ ग्लोब विच इज सपोर्टेड बाय ऑलिव ब्रांच विथ 3 लीव्स एंड 2 ऑलिव फ्रूट्स। तो अब आप क्या देख सकते हो कि 2 ग्लोब्स हैं जो जक्स्टापोज्ड है यानी ऑपोजिट है, एक ऐसा दिख रहा है तो बिल्कुल उसका उल्टा यहाँ पर लगा हुआ है। देन यहाँ पर एक ऑलिव ब्रांच है जिसमें 2 ट्रीज लगी हुई, सॉरी 2 फ्रूट्स लगे हैं, ऑलिव फ्रूट्स, और 3 क्या हैं, ऑलिव लीव्स, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है ये जो शील्ड के अंदर का पोर्शन है। बाकी क्या बचता है, अब आप नाम देख सकते हो कि यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, सो दैट इज द नेक्स्ट पार्ट। नेम IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इन कैपिटल इज मेंशन्ड ऑल अराउंड द शीट, ठीक है। कैपिटल लेटर्स में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड लिखा हुआ है चारों तरफ, डन। तो इस तरीके से क्या हो जाता है, लोगो ऑफ IMF। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन की जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विच इज हेडक्वार्टर्ड इन जिनीवा स्विट्जरलैंड, यानी हेडक्वार्टर्स के टर्म्स में हम लिख सकते हैं कि भाई WTO जो है वो भी यहीं पे हेडक्वार्टर्ड है, ठीक है। सो हमने बोला WHO WTO दोनों जिनीवा में हेडक्वार्टर्ड है। ये जो ईयर है वो WHO का है और WTO का एस्टैब्लिश्ड ईयर जो है वो अभी हम देख लेंगे। सो WTO वाज क्रिएटेड इन 1995, ठीक है। चाहे तो यहाँ लिख लेते हैं कि WTO जो है वो 1995 में जो स्टैब्लिशमेंट है उसकी तब हुई थी। The WTO is the only global international organization dealing with the rules of trade between nation. World trade मतलब जो भी import export होता है पूरे वर्ल्ड लेवल पे देखने का काम जो है वो WTO का है, क्लियर, ऑल राइट। WTO operates a global system of trade rules. It acts as a forum for negotiating trade agreement. It settles trade disputes between its members and it supports the needs of developing countries. तो WTO का काम क्या है कि ये ग्लोबल एक ग्लोबल लेवल पे ट्रेड के कुछ रूल्स होते हैं कि भाई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई ना कोई रूल होगा जो कि ये मैनेज करते हैं। देन उसके बाद अगर कोई भी निगोसिएशन चल रहा होगा ट्रेड में तो वो भी यही करेंगे। इसके अलावा हो सकता है कभी कोई झगड़ा वगड़ा हो जाए 2 कंट्रीज के बीच में कि भाई ट्रेड रिलेटेड, तो उसको भी कैसे सेटल करना है वो भी काम किसका है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, क्लियर, ऑल राइट। The WTO's top decision-making body is Ministerial Conference and below this is the General Council and various other councils and committees. तो WTO का जो हेड होता है, लाइक जो मेन होगा एक कमिटी जिससे सारे रूल्स बोल सकते हैं फाइनलाइज होंगे, वो होता है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, और उसके नीचे फिर आते हैं गवर्नर काउंसिल और बाकी की सारी काउंसिल्स और कमिटीज जो कि मिल बांट के डिसीजंस लेते होंगे, सोचते होंगे क्या किया जा सकता है, या प्रॉब्लम्स वगैरह विटनेस करते होंगे। देन फाइनली मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस इज द वन जो फाइनल एक डिसीजन सुनाते होंगे, क्लियर, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं WTO में कितने मेंबर्स हैं, 160 मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग 98% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड। तो WTO में कितने मेंबर्स हैं टोटल, 160, और ये पूरे वर्ल्ड ट्रेड का 98% फॉर्म करते हैं। तो समझ सकते हो कितना बड़ा ये ऑर्गेनाइजेशन है। WTO derives most of the income for its annual budget from contribution by its members। वही है कि IMF भी अपनी मेंबर कंट्रीज से पैसे जो मिलते हैं उससे एक पूरा फंड जमा करता है, देन किसी की मदद हो सकती है तो दैट हैपेंस। सिमिलरली WTO के भी जो मेंबर्स हैं वहां से जितना भी पैसा आता है उससे एक बजट तैयार होता है ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, क्लियर, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं, गोजी उकनजो आईवियाला इज द 7th डायरेक्टर जनरल ऑफ WTO फ्रॉम 1st of March 21। तो ये जो लेडी है ये क्या है, ये 7th डायरेक्टर जनरल है, यानी 2021 में WTO की जो अब डायरेक्टर जनरल है या एट प्रेजेंट वो हैं गोजी उकनजो आईवियाला, देख सकते हैं, एंड ये 7th डायरेक्टर जनरल है। ये तो बहुत मतलब एक नॉर्मल इन्फॉर्मेशन हो गई। मेन इन्फॉर्मेशन ये है कि शी इज द फर्स्ट वुमन एंड फर्स्ट अफ्रीकन टू बिकम द डायरेक्टर जनरल ऑफ WTO। तो क्वेश्चंस ऐसे जरूर आते हैं जो फर्स्ट होता है ना कुछ भी, जैसे हम एक टॉपिक पढ़ेंगे आगे जाके फेमस फर्स्ट, है ना, जिससे आपको क्या हमेशा देखो याद तो रखना ही पड़ेगा कि अगर आप कभी क्लासरूम में होते हो तो सबसे ज्यादा अगर किसी की बात होती है तो वो कौन होता है, जो फर्स्ट आता है ना। तो वही चीज है, वो तो सच्चाई है कि जो भी टॉप पे होता है उसकी बात सबसे ज्यादा होती है या सबसे ज्यादा पूछा जाता है उसके बारे में। सिमिलरली यहाँ पे भी वही चीज है कि जो फर्स्ट वुमन या फर्स्ट अफ्रीकन है जो WTO की 7th नहीं बोलना चाहिए, डायरेक्टर जनरल बनी है, वो कौन है, वो है गोजी उकनजो आईवियाला, जिनका पिक्चर आप यहाँ देख लीजिए, क्लियर, ऑल राइट।
नेक्स्ट बात करते हैं WTO के लोगो की। तो अभी आपको ये हम थोड़ा रब कर देंगे सो दैट हम नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन बात करें तो इतना हौच पौच ना हो। तो अभी के लिए आपको आई होप याद हो गया है WHO WTO दोनों के दोनों जो हैं उनका जिनीवा में जो है हेडक्वार्टर है। क्या है, सिर्फ एक लेटर का डिफरेंस है, H है वहाँ T है, ठीक है। और WHO 1948 और WTO 1995 में स्टैब्लिश हुआ था। एंड एक जो हमने बात की जो की है IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये वॉशिंगटन DC में हेडक्वार्टर्ड है और कब फॉर्म हुआ था 1944 में। सो IMF वॉशिंगटन 1944, WHO जिनीवा 1948 एंड WTO इज ऑल्सो जिनीवा बट इन 1995। आई होप ये याद हो गया है, क्लियर। तो इसको रिमूव कर देते हैं, रब कर देते हैं एंड देन जैसे ही नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन होगा विल टॉक अबाउट देम सो दैट ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में आपका रिवीजन होता जाए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लोगो। लोगो इज द हिंट ऑफ ग्लोब सजेस्टेड बाय 6 graphic arcs symbolizing world trade with member nations meeting to forge strategic अलायंसेज। अब देखिए यहाँ पे जो लोगो है, यहाँ पे ना ऐसे 6 आर्क्स बने, ये एक हिंट दे रहा है, एक इंप्रेशन दे रहा है ग्लोब का। जैसे अगर एक ग्लोब टर्न होगा तो समझ सकते हो इस तरीके से ही होगा गोल, है ना। और डिफरेंट डिफरेंट क्यों बने हुए हैं कलर के आर्क्स, बिकॉज ऑब्वियसली डिफरेंट डिफरेंट नेशंस जो है वो मिलकर अलायंस बना रहे हैं। किस तरीके से ये ट्रेड को एक साथ चेंज कर सकते हैं या रूल्स बना सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं, क्लियर, ओके। Dynamism and optimism prevail as the swirls integrate, encapsulating WTO's united spirit of promoting fair and open trade. तो ये जो जितने भी आर्क्स है ना, ये क्या कर रहे हैं, ये एक साथ ना जो डायनामिज्म है, जो एनर्जी है, जो कंटिन्यूसली चल रहा है, ऑप्टिमिज्म है, जो कि पॉजिटिविटी है, इन सबको मिलकर ऐसे दिखाता है कि ये सब एक साथ मर्ज हो रहे हैं, इंटीग्रेट हो रहे हैं, मिलजुल कर। दे आर फॉर्मिंग व्हाट, दे आर फॉर्मिंग अ यूनाइटेड स्पिरिट, कि सब एक साथ, सारे मेंबर्स, सारे नेशंस एक साथ प्रमोट कर रहे हैं कि भाई फेयर और ओपन ट्रेड हो। सो देयर शुड बी रूल्स, और ताकि सब ग्रो भी करें और फेयरली सब कुछ हो भी। सो दिस इज हाउ ये जो लोगो है वो समझाता है अबाउट द मेन मोटो और समथिंग ऑफ WTO, दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, क्लियर, ऑल राइट। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन इज यूनिसेफ। अब यूनिसेफ में बहुत ज़्यादा इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, नंबर 1। नंबर 2 वही सारे क्वेश्चंस रहेंगे, हेडक्वार्टर्स एंड स्टफ, राइट। सो यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है, यू स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड एंड फॉर नेशंस, यूनाइटेड नेशंस, इंटरनेशनल चिल्ड्रन, और फिर ई जो है इट वॉज प्रीवियसली एमरजेंसी, ठीक है। सो फुल फॉर्म अगर हम यूनिसेफ का लिटरली देखें तो वो होना क्या चाहिए, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एमरजेंसी फंड। बट अब जो है प्रेजेंट फुल फॉर्म, उसमें इंटरनेशनल और एमरजेंसी को यूज़ नहीं किया जाता है, ये हटा दिए गए हैं शब्द, और अब सिर्फ इतना फुल फॉर्म बचा है, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, क्लियर। सो करेंटली दिस इज द फुल फॉर्म। तो अगर आपको अभी क्वेश्चन आता है कि यूनिसेफ का फुल फॉर्म है क्या, तो आप आई और ई पे ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ UNCF का फुल फॉर्म होता है। इन लोगों ने फुल फॉर्म चेंज किया बट इसका जो कंप्लीट यूनिसेफ नाम है वो इन्होंने चेंज नहीं किया, ठीक है। सो इनिशियली यूनिसेफ स्टूड फॉर यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, बट देन दिस वाज चेंज्ड। और कब चेंज हुआ है ये, इन द ईयर 1953। इंटरनेशनल इमरजेंसी वर्ड को ड्रॉप कर दिया गया, बट येस यूनिसेफ को वैसा का वैसा रखा गया है, उसे चेंज नहीं किया, बिकॉज ऑब्वियसली लोग जो है यूनिसेफ के नाम से इसको जानते हैं। पूरा कंप्लीट फुल फॉर्म थोड़ी कोई, मतलब ऐसे थोड़ी कोई बोलेगा कि हाँ आई रेड अबाउट यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, नो, एवरीबडी विल से मैंने यूनिसेफ के बारे में कुछ पढ़ा, राइट। सो इसीलिए उन्होंने उसको चेंज नहीं किया, इट रिमेन्ड द सेम, बट बिकॉज इट वाज नॉट ओनली इमरजेंसी वाला फंड, दैट्स व्हाई दे मेड इट यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, कि ओवरऑल दिस इज फॉर बच्चे, क्लियर, यानी चिल्ड्रन, ऑल राइट। यूनिसेफ वर्क्स इन द वर्ल्ड्स toughest place to reach the most disadvantaged children and adolescents and to protect the rights of every child एवरीवेयर। तो यूनिसेफ जो है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि ऊपरी ऊपरी तौर पे जो दिख रहा है प्लेस जहाँ पर बच्चों की हालत ख़राब है या इतनी प्रॉपर सही कंडीशंस नहीं है, सिर्फ वहीं पे उनका हेल्प करता है, नहीं। यूनिसेफ जो है जितने भी दुनिया के टफेस्ट एरियाज होते हैं ना, जहाँ सबसे ज़्यादा बच्चे डिसएडवांटेजेस में हैं या सफ़र कर रहे हैं, उनको हेल्प करने के लिए ये काम करता है, कौन, यूनिसेफ, ताकि बच्चों के जो राइट्स हैं, जो हक हैं, वो उनको प्रॉपरली मिले और फॉलो किए जाएँ। UNICEF worked more than 190 countries and territories where it takes to help children survive, thrive, fulfill their potential from early childhood through adolescence। तो चाइल्डहुड से लेके, बचपन से लेके एडोलेसेंस तक जो भी इनके राइट्स हैं, इनका प्रॉपर नीड है, जो भी इनको ज़रूरत है ताकि ये प्रॉपरली सर्वाइव कर पाएँ, थ्राइव कर पाएँ और अपनी पूरी नीड्स को फुलफिल कर पाएँ, ऐसा पूरा काम जो है यूनिसेफ मोर देन 190 कंट्रीज़ में करता है। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन, क्लियर।
Henrietta H4 became UNICEF's 7th executive director on 1st of January 2018. So Henrietta H4 जो हैं ये यूनिसेफ की 7th एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, ठीक है। तो आपको पोस्ट और कौन सा नंबर है अगर नाम नहीं, ये मतलब याद नहीं रहता आपको एटलीस्ट नंबर, डोंट वरी, आपको ये तो पता होना चाहिए कि भाई ये है क्या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन, हेनरिएटा H4, एंड दिस इज हाउ शी लुक, शी इज प्रिटी राइट। सो ये जो पर्टिकुलर इमेज है आपको ध्यान में रखनी है इफ यू वांट टू कीप द नेम, लाइक इफ यू वांट टू रिमेंबर द एग्जैक्ट क्वेश्चन, क्योंकि इमेज के फॉर्म में भी आ सकता है। यूनिसेफ वाज क्रिएटेड इन 46 टू प्रोवाइड रिलीफ टू चिल्ड्रन इन कंट्रीज डिवास्टेटेड बाय वर्ल्ड वॉर 2। तो 46 में 1946 में यूनिसेफ का क्रिएशन हुआ था, स्टैब्लिशमेंट हुआ था। क्यों? बिकॉज वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बहुत से बच्चे हैं जो सफ़र कर रहे थे, दे वर डिवास्टेटेड, एंड बिकॉज कुछ ना कुछ होना चाहिए था ताकि उन बच्चों की मदद हो पाए, यूनिसेफ वॉज क्रिएटेड फॉर इट। आफ्टर 1950 द फंड डायरेक्टेड its efforts towards general programs for the improvement of children's welfare, particularly in less developed countries and in various emergency situations। तो पहले तो जब ये फॉर्म हुआ तब तो वर्ल्ड वॉर 2 से जितने लोग इफेक्ट हुए थे उन सब चीज़ों के बारे में या उन बच्चों का ध्यान रखने के लिए यूनिसेफ काम कर रहा था, बट धीरे धीरे इन्होंने अपने फंड को जनरल जो भी सिचुएशन है उसको इम्प्रूव करने में ऑब्वियसली बच्चों से रिलेटेड काम करना स्टार्ट कर दिया, स्पेसिफिकली इन लेस डेवलप्ड कंट्रीज, बिकॉज ऑब्वियसली वहाँ तक रिसोर्सेज पहुँच नहीं पाते हैं, वहाँ की कंडीशन ज़्यादा खराब होती है। तो दे आर वर्किंग टुवर्ड्स ऑल दिस नाउ, क्लियर? ओके, मतलब फ्रॉम 1950 टिल प्रेजेंट दे आर वर्किंग ऑन ऑल दिस। On 26 October 1965, UNICEF was awarded the Nobel Peace Prize for fulfilling the condition of Nobel's will, the promotion of brotherhood among the nations। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यूनिसेफ को नोबेल पीस प्राइज मिल चुका है 1965 में, ठीक है। क्यों मिला था इनको नोबेल पीस प्राइज? क्योंकि इन्होंने पूरा जो एक नोबेल वर्ड है ना कि अच्छा काम करना, वो फुलफिल किया इन लोगों ने। दूसरी बात, ये ब्रदरहुड, भाईचारे को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं हर नेशन में। एंड एमर्जिंग ऑन द वर्ल्ड स्टेज एज अ पीस फैक्टर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, ऑब्वियसली ये एक पीस फैक्टर है, एक शांति क्रिएट कर रहे हैं ये, और तभी तो मिलता है एक नोबेल पीस प्राइज। सो यूनिसेफ गॉट दिस इन विच ईयर? इन द ईयर 1965। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बिकॉज नोबेल प्राइज या नोबेल पीस प्राइज सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अवार्ड्स होते हैं, क्लियर? ओके। Next point is regional and national ambassadors are among the most recognizable faces of UNICEF। UNICEF के ना बहुत सारे ambassadors होते हैं जिनको लाइक गुडविल एम्बेसडर्स अगर आपने सुना, अभी हम लिस्ट पढ़ेंगे कुछ सेलिब्रिटीज़ की तो आपको याद हो जाएगा कि अच्छा हाँ ये लोग ना क्या हैं, गुडविल एम्बेसडर्स ऑफ यूनिसेफ। ऐसे ही यूनिसेफ के बहुत सारे एम्बेसडर्स होते हैं जो प्रमोट करते हैं इनके मिशन को या हेल्प करते हैं ताकि हर जगह ये लोग इस पॉइंट को कि हर एक बच्चे का जो भी प्रॉपर डेवलपमेंट है वो हो, इस चीज़ को फैला सके। सो एज प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज फ्रॉम द वर्ल्ड्स ऑफ आर्ट, म्यूजिक, फिल्म, स्पोर्ट एंड मोर, दे प्ले अ क्रिटिकल रोल इन शाइनिंग अ लाइट ऑन challenges children face around the globe, because they have been like the great people of all the fields। तो ये लोग ना कुछ कर सकते हैं, ऑब्वियसली एनीबडी कैन डू दिस, बट एम्बेसडर जो है वो प्रमोट करेगा चीज़ों को तो हर किसी को पता चलेगा एंड पीपल विल गेट टू नो, बिकॉज ऑब्वियसली इन लोग को पूरा वर्ल्ड वाइड सब जानते हैं। तो ऐसे ही एम्बेसडर्स जो है वो सिलेक्ट किए जाते हैं। एम्बेसडर्स वॉलंटियर देयर टाइम टू रेज अवेयरनेस एंड मोबिलाइज सपोर्ट, हेल्पिंग यूनिसेफ टू रीच द मोस्ट डिसएडवांटेज्ड चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स विद लाइफ सेविंग हेल्प एंड होप। होता क्या है कि यूनिसेफ जो है उसके एम्बेसडर्स जो हैं कोशिश करते हैं, दे वॉलंटियर करते हैं कि वो अवेयरनेस वगैरह फैला सके, दे मोबिलाइज सपोर्ट, ताकि यूनिसेफ जो है वो हर बच्चे को जितनी भी ये लोग रिसोर्सेज चाहते हैं या कोशिश करना चाहते हैं वो सबको स्प्रेड कर पाए। सो दे आर वर्किंग टुवर्ड्स इट ताकि जितने भी डिसएडवांटेज्ड बच्चे हैं उनको सारी फैसिलिटीज़ मिल पाए, क्लियर? तो ये क्या होता है, एम्बेसडर्स इस चीज़ के लिए सिलेक्ट होते हैं, क्लियर? ओके। सम ऑफ द गुडविल एम्बेसडर्स आर, कुछ ऐसे एम्बेसडर्स हैं जो गुडविल एम्बेसडर्स कहलाते हैं, जिनके नाम जो है अगर आप जानेंगे तो ऑलरेडी यू नो देम, तो क्या होगा आपको एटलीस्ट एक आइडिया लग जाएगा कि ये एम्बेसडर्स होते हैं। और अगर कभी कोई क्वेश्चन आ गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज और विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपॉइंटेड एज अ गुडविल एम्बेसडर, तो आप एटलीस्ट क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। सो लिली सिंह, प्रियंका चोपड़ा, जोनस, कैटी पेरी, सेरेना विलियम्स, अमिताभ बच्चन, जैकी चैन एंड शकीरा मुबारक और कुछ मतलब एक्सेट्रा है लिखा हुआ। सो दे आर सम ऑफ द फेमस पीपल जो कि गुडविल एम्बेसडर्स हैं किसके, यूनिसेफ के, क्लियर? ओके।
नेक्स्ट बात करते हैं यूनिसेफ के लोगो की। सो द लोगो कंटेन्स एन इमेज ऑफ द प्लैनेट विच अंडरलाइंस द ग्लोबल नेचर ऑफ यूनिसेफ मिशन। इसके पहले भी मुझे एक चीज बोली कि हमने अभी यूनाइटेड नेशन का जो लोगो देखा था वो लोटस रेथ जो है इट इज पार्ट ऑफ यूएन सिंबल, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे जो बात हो रही है कि इसमें क्या है, एक प्लैनेट बना हुआ है, इफ यू कैन सी, ठीक है। और ऑब्वियसली ग्लोबली ये लोग चाहते हैं सारी कंडीशंस को बेटर करना फॉर ऑल द चिल्ड्रन, इसीलिए ये वो चीज़ अंडरलाइन करता है। नेम जो है वो हमेशा लोअर केस लेटर्स में लिखा होता है, यानी कभी भी कैप्स में या कैपिटल में नहीं लिखा होता यूनिसेफ जैसे हम नॉर्मली देखते हैं। इट इज़ रिटन इन स्मॉल लेटर्स। Then you can see the color which is blue and white, and then mother and baby are a symbol of motherhood and an inextricable bond between them. The olive wreath is also present. और क्या चीज़ें देख सकते हो, एक तो एक मदर और एक बेटे या उनके जो बेबी है उनका फोटो बना हुआ है, because this bond is something जो unbreakable है और बहुत ज़्यादा बोलना चाहिए अलग है, लाइक इट्स द बेस्ट बॉन्ड, राइट। एंड ऑल्सो एक लोटस रीत बना हुआ है, देन नाम लिखा हुआ है, एंड इट इज़ अ प्लैनेट। तो ये कंप्लीट डिटेल्स हैं किसकी, जो लोगो है यूनिसेफ का, अबाउट दैट। क्लियर, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं यूनेस्को की। यूनेस्को हेरिटेज साइट आपने बहुत सुना होगा, अगर कभी सुना है तो वही यूनेस्को, ठीक है। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं फुल फॉर्म क्या है। तो यूएन तो यूनाइटेड नेशंस है, ठीक है। एजुकेशन ई के लिए है, एस इज साइंटिफिक, सी इज कल्चरल, ओ इज ऑर्गेनाइजेशन, और कंप्लीट हो जाता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि क्या है, कंप्लीट फुल फॉर्म। क्लियर, ओके। The United Nations Educational Scientific Cultural Organization, that is UNESCO, was born on 16th November 1945. तो UNICEF 46 है और 1945 यानी एक साल पहले ही क्या है, यूनेस्को। क्लियर, सो ये क्या है इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर। यूनेस्को इज हेडक्वार्टर्ड एट पेरिस, ये पेरिस में हेडक्वार्टर्ड है। हैज़ 53 रीजनल फील्ड ऑफिसेज एंड 199 नेशनल कमीशंस दैट फैसिलिटेट इट्स ग्लोबल मैंडेट। तो ग्लोबली जो काम करना या यूनेस्को का जो भी मिशन है उसको स्प्रेड करना, 53 रीजनल ऑफिसेज और 199 नेशनल कमीशंस हैं जो फुलफिल करते हैं। सो दिस इज अगेन अ वेरी वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर, ऑल राइट। UNESCO has 195 members and 8 associate members and is governed by General Conference and the Executive Board. तो General Conference, Executive Board ये मिलजुल के पूरा काम गवर्न करते हैं। किस ऑर्गेनाइजेशन का, यूनेस्को का, और 195 members हैं इसके and 8 associate members हैं। क्लियर, ओके। The 39th session of UNESCO's General Conference elected Audrey Azoulay as Director General of UNESCO, succeeding Irina Bokova. तो इरीना बोकोवा के बाद जो डायरेक्टर जनरल बनी है वो कौन है, ऑड्रे, ठीक है। सो मिस ऑड्रे कौन है, करंट प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को, एंड शी टुक ऑफिस ऑन नवंबर फॉर 4 ईयर टर्म। पहले ऐसा होता था कि 6-6 साल के लिए होते थे इलेक्शंस, कि 6 साल का ऑफिस संभालेंगे डायरेक्टर जनरल, बट अब 4 साल के लिए संभालते हैं। तो ये भी जो है 4 ईयर्स के टर्म के लिए क्या बनी है, डायरेक्टर जनरल। इनके पहले कौन था, इरीना बोकोवा, ये कौन है, करंट, एंड नाम क्या है, ऑड्रे अजूले। आपको पिक्चर और नाम दोनों याद रखना है। क्लियर, ओके। UNESCO's mission is to contribute to the building of a culture of peace, the eradication of poverty, sustainable development, and intercultural dialogue through education, science, cultural communication and information. अब ये यूनेस्को जो है इसका एक मिशन है, और वो मिशन क्या है कि ये चाहते हैं कंट्रीब्यूट करें कि भाई पीस जो है वो स्प्रेड हो पूरी दुनिया में, देन पॉवर्टी जो है उसको इराडिकेट कर दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए गरीबी को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ताकि जो डेवलपमेंट है वो फ्यूचर जनरेशन की भी हक में हो, और ऐसे हो ताकि अभी भी लोग प्रेजेंट में भी खुश रहें और फ्यूचर में भी उसके जो इफेक्ट्स हैं वो अच्छे हों। एंड इंटरकल्चरल डायलॉग, और एक इंटरकल्चरल यानी डिफरेंट नेशंस या डिफरेंट कल्चर्स के बीच में एक बॉन्ड हो, और ये सारी फील्ड्स एजुकेशन, साइंस, कल्चर, कम्युनिकेशन, इन सब के थ्रू हो, इसीलिए इट इज़ एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर, ऑल राइट। नेक्स्ट बात करते हैं, यूनेस्को ऑल्सो डिसाइड्स व्हाट विल बिकम वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यूनेस्को ही है जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिसाइड करता है। क्या होता है एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट, एक कोई भी प्लेस विच इज इंपॉर्टेंट, स्पेशल, इंटरेस्टिंग और ब्यूटीफुल प्लेस, कोई भी जगह जो बहुत इंपॉर्टेंट हो, हिस्टोरिकली या स्पेशल हो, उसको हेरिटेज साइट डिक्लेयर करते हैं यूनेस्को। क्यों करते हैं, इफ अ प्लेस इज वर्ल्ड हेरिटेज साइट द प्लेस कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड एज इट कैन गिव यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर द फ्यूचर। कोई वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन गई तो उसका काम होता है कि फ्यूचर में जितने भी लोग हैं उनको हिस्टोरिक या कल्चरल जो चीज़ें हैं उसका इन्फॉर्मेशन मिले। दैट्स वाई अगर हेरिटेज साइट डिक्लेयर हो गया तो आप उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो, अदरवाइज आगे की जनरेशन को कैसे पता चलेगा अबाउट डिफरेंट
हिस्टोरिकल पॉइंट्स। द यूनेस्को लोगो ब्लॉक इज कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स, इसमें 3 पार्ट्स होते हैं लोगो में। वन इज द एम्बलम, द टेम्पल इंक्लूडिंग द यूनेस्को एक्रोनिम, तो ऐसे टेम्पल बना हुआ है मंदिर जैसा, बीच में क्या लिखा हुआ है यूनेस्को, तो ये एक पार्ट है, ठीक है, सबसे पहला पार्ट ऑफ द एम्बलम। सेकेंड पार्ट क्या है, द कंप्लीट नेम दैट इज यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, वो नीचे की साइड पे मेंशन होता है। फिर आप यहाँ पे डॉट्स देख सकते हैं, अ डॉटेड लाइन इन अ लॉगरिथम प्रोग्रेशन, ठीक है, तो एक तरीके से धीरे धीरे, मतलब आप ऐसे देख सकते हो पहले क्लोज है फिर थोड़ा गैप बढ़ता जा रहा है, इस तरीके से एक डॉटेड स्ट्रक्चर है। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ये 3 पार्ट हैं लोगों के, और यूनेस्को का जो ये फुल फॉर्म है वो इस लैंग्वेज में या बाकी की जो लैंग्वेजेस है जहाँ पे भी इनके ऑफिसेज हैं उसमें भी लिखा हुआ आपको लोगो मिल सकता है। क्लियर? ओके। नेक्स्ट बात करते हैं ILO की। अब ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में आपने ILO तो नहीं बट फुल फॉर्म के नाम से जरूर सुना होगा, जो कि है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज द ओनली ट्राइपार्टाइट UN एजेंसी since 1919, the one which brings together governments, employers and workers of 187 member states to set labor standards, develop policies and devise programs promoting decent work for all women and men। अब होता क्या है, ये सिर्फ अकेली एक ट्राइपार्टाइट UN एजेंसी है जो तीनों एम्प्लॉयर्स हो, गवर्नमेंट हो या वर्कर्स हो, इनको एक साथ लेके काम करती है, और 187 मेंबर स्टेट्स हैं इसके, और इनका काम क्या है, दे वांट कि एक स्टैंडर्ड सेट होना चाहिए फॉर लेबर्स, यानी जो मजदूर हैं या जो काम करते हैं उनके लिए भी रूल्स होने चाहिए ना, कि उनके भी राइट्स हैं, तो वो सारे स्टैंडर्ड सेट करना, पॉलिसीज डेवलप करना, प्रोग्राम्स जो है उनको स्टार्ट करना, डिवाइस करना, जो कि एक डिसेंट काम को कंटिन्यू करें, वो कोई भी वुमन हो या कोई भी मैन हो, दे ऑल शुड हैव दीज रूल्स सो दैट उनका कभी भी ऐसा ना हो कि दे आर बीन बोल सकते हैं कि कुछ प्रॉब्लम हो रही है या दे डोंट नो अबाउट देयर राइट्स, सो दैट्स व्हाई दिस ऑर्गेनाइजेशन इज देयर फॉर द लेबर्स। क्लियर? ऑलराइट। नेक्स्ट बात करते हैं, एट प्रेजेंट ILO हैज 187 मेंबर्स, दीज इंक्लूड 186 मेंबर कंट्रीज ऑफ UN एंड कुक आइलैंड। तो एट प्रेजेंट कितने मेंबर्स हैं, 187, जिसमें से 186 जो हैं वो कंट्रीज हैं, ठीक है, और जो एक कुक आइलैंड है विच इज द 187th मेंबर। इट इज हेडक्वार्टर्ड इन जिनीवा, ये भी जिनीवा में ही हेडक्वार्टर्ड है, जस्ट लाइक WHO एंड WTO। ILO भी जो है, मतलब ऐसे 3-3 वाले आप आसानी से याद रख सकते हो, ये भी जिनीवा में हेडक्वार्टर्ड है। गाय राइडर इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ ILO, और ये जो पर्सन है गाय राइडर, ही इज द वन जो कि ILO के प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल है। सो आई होप अब आपको ये याद रहने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं, इन 69 द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन दैट इज ILO, इसको भी क्या मिला है, नोबेल पीस प्राइज। इसके पहले भी अभी हमने देखा था यूनिसेफ के बारे में, वैसे ही नोबेल पीस प्राइज जो है वो ILO को यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को भी मिला है फॉर मेंटेनिंग पीस एंड जस्टिस अमंग वर्किंग क्लासेस इन डेवलपिंग कंट्रीज। तो एक प्रॉपर जस्टिस हो, न्याय हो, दूसरी बात एक पीस मेंटेन रहे जितने भी लोग काम करते हैं उन क्लासेस में। क्लियर? ऑलराइट। Every year in June, the ILO organizes the International Labour Conference in Geneva। पूछा जा सकता है कि ILO की कॉन्फ्रेंस जो होती है वो कितने सालों में होती है इन जिनीवा, मतलब हेडक्वार्टर्स में। इट इज एवरी ईयर इन जून, तो हर महीने जो मतलब हर साल में जून का जो मंथ होता है तब ये कॉन्फ्रेंस की जाती है, ऑब्वियसली कहाँ पर, हेडक्वार्टर्स यानी जिनीवा में। नेक्स्ट बात करते हैं लोगो की। लोगो में एक कॉग व्हील बना हुआ है जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, सिंपलाइजिंग द वर्ल्ड ऑफ वर्क एंड ऑर्गेनाइजेशंस ट्राइपार्टाइट स्ट्रक्चर। तो ये एक कॉग व्हील बनी हुई है, देख सकते हो, और ये 3 में है, 1, 2, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ताकि ये ट्राइपार्टाइट जो नेचर है एजेंसी का वो शो कर सके। बीच में आपको ILO का एक्रोनिम देखने को मिलता है। सो अराउंड द कॉग व्हील इज द आइकॉनिक UN रेथ ऑफ ऑलिव लीव्स। UN का जो सिंबल था, अभी हमने बात किया था ना, वो एक ग्लोब टाइप का, देन लोटस रेथ, तो वो लोटस रेथ अभी भी है, रीअफर्मिंग द ILO मेंबरशिप ऑफ द UN फैमिली, कि भाई ILO जो है वो UN का पार्ट है, तो वो दिखाने के लिए वो UN का सिंबल जो है वो लोटस रेथ भी यहाँ पर लगा हुआ है। क्लियर? ओके। WMO, नेक्स्ट बात करते हैं वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की, विच इज WMO। इट इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ UN विथ 193 मेंबर स्टेट्स एंड टेरिटरी। सो ये भी UN का पार्ट है, और इसके 193 मेंबर्स हैं, मतलब कंट्रीज और टेरिटरी स्टेट मिलाकर 193 मेंबर स्टेट्स हैं। WMO हेडक्वार्टर्स इज ऑल्सो इन जिनीवा, तो वही है WMO, WHO, WTO, ILO सब जिनीवा में हेडक्वार्टर्ड है। द UN इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इज द पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ UN's WMO। तो इसके पहले जो है यूनाइटेड नेशन का इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल हुआ करता था, जो कि इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, बट अब इसके बाद ये है दैट इज WMO। क्लियर? ओके।
WMO celebrated its 70th anniversary in 2020. पूछा जा सकता है which of the following organization celebrated its 70th 70वीं anniversary in 2020? It is none other than WMO. It is headed by its Secretary General. Again Secretary General जो है वो head है. WMO में 193 member states हैं and 6 member territories हैं. Clear? All right. नेक्स्ट बात करते हैं WMO के फंक्शंस क्या है, लाइक व्हाट एग्जैक्टली WMO डज. कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज ऑफ नेशनल मीटरोलॉजिकल एंड हाइड्रोलॉजिकल सर्विसेज इन द मेंबर कंट्रीज. तो जो भी मीटरोलॉजिकल या जो भी हाइड्रोलॉजिकल पानी से रिलेटेड सर्विसेज होंगी उन सबको कोऑर्डिनेट करना कि भाई सबको सही चल रहा है कि नहीं इन एवरी मेंबर स्टेट, ये काम है WMO का. प्रोवाइडिंग अ गारंटी ऑफ पब्लिशिंग द स्टैटिस्टिक्स एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ मीटरोलॉजी एंड हाइड्रोलॉजी. और इन दोनों ही फील्ड में जो भी स्टैटिस्टिक्स हैं, जो भी फैक्ट्स वगैरह हैं, जो भी ऑब्जर्वेशंस हैं, उन सबको पब्लिश करने का काम भी WMO का है. क्लियर? ओके. The WMO also encourages R&D, that is research and development in meteorology and hydrology. तो दोनों ही फील्ड में अगर रिसर्च और डेवलपमेंट का काम है वो भी WMO का मतलब encourage करता है कि yes you can do it. Predicting the locust swarms and transport of various pollutants is another responsibility of WMO. बट एक और है responsibility, वो है जो locust swarms होते हैं, locust insects हैं, उनका जो एक तरीके से कि एक झुंड में अटैक तो नहीं करेंगे उस चीज़ को देखना. दूसरी बात ट्रांसपोर्ट जो हो रहा है पोल्यूटेंट्स का, जो प्रदूषित करने वाले कण होते हैं पोल्यूटेंट्स, उनका जो ट्रांसपोर्ट है वो भी देखना क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ WMO कि भाई कोई ऐसा नुकसान होने तो नहीं वाला, and observations and stuff. Clear? Next point is Petri Thales is the Secretary General of WMO. तो WMO के Secretary General कौन है? This particular person. ठीक है, इनका नाम क्या है? Petri Thales. अभी तक इतने सारे इमेजेस देखे हैं वो आपको याद रहेंगे बिकॉज जो विमेन है उनका नंबर ज़्यादा है, ठीक है, फीमेल का, तो आपको मे बी वहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाए, बट एटलीस्ट जितने भी मेल मेंबर्स हैं सेक्रेटरी जनरल या डायरेक्टर जनरल या एग्जीक्यूटिव बोर्ड, एटलीस्ट यू कैन रिमेंबर देम. क्लियर? ऑल राइट. नेक्स्ट बात करते हैं यूनिडो की. अब यूनिडो इज समथिंग जो शायद ही बहुत कम लोगों ने सुना होगा. ठीक है, सो यूनिडो इज यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन. क्लियर? तो फुल फॉर्म याद रखना है बिकॉज दिस इज समथिंग जो कि बहुत कम पता होता है, तो इसके चांसेस ऐसे हैं कि आप शायद भूल जाएं. सो यूनिडो ऑब्वियसली UN तो हमेशा यूनाइटेड नेशंस होता है बिकॉज ये इसके पार्ट होते हैं UN के, एंड फुल फॉर्म इज बाकी का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट, इट इज द स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन दैट प्रमोट्स इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट फॉर पॉवर्टी रिडक्शन, इंक्लूसिव ग्लोबलाइजेशन एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी. 3 पॉइंट्स हैं जिसके लिए ये काम करता है. ऑब्वियसली इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट तो हो गई बिकॉज वही इनके फुल फॉर्म में है. दूसरी बात ये चाहते हैं कि ये पॉवर्टी रिडक्शन कर पाए, इसीलिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करा रहे हैं ताकि गरीबी हटे. दूसरी बात, दे वांट ग्लोबलाइजेशन कि भाई ग्लोबली एवरीथिंग शुड स्प्रेड, एंड ऑल्सो दे वांट एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी. क्लियर? ऑल राइट. यूनिडो इज हेडक्वार्टर्ड एट द UN ऑफिस इन वियना, ऑस्ट्रिया. अब एक और आ गया भाई नया हेडक्वार्टर, ठीक है, क्योंकि हमें बाकी के तो पता चल गए हैं, राइट. यूनिडो अलग है तो इसका हेडक्वार्टर भी अलग है. इट इज हेडक्वार्टर्ड इन वियना, जो कि कहाँ पर है? ऑस्ट्रिया में. इट वॉज फोर्ब्स इन 1966. तो फोर्ब्स में था ये 1966 में. एंड एज ऑफ अप्रैल 2019 यूनिडो में 2019 का अगर डेटा देखें उस हिसाब से यूनिडो में 170 मेंबर स्टेट्स हैं विच टुगेदर सेट द ऑर्गेनाइजेशंस पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, प्रिंसिपल्स थ्रू द बाय एनुअल जनरल कॉन्फ्रेंस. तो 2-2 साल में जो है जनरल कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें सारे मेंबर्स एक साथ मिलते हैं, हेड वगैरह मिलते होंगे, सब मिलजुल के पॉलिसीज, प्रोग्राम वगैरह डिसाइड करते हैं पूरे यूनिडो ऑर्गेनाइजेशन की. क्लियर? ओके. डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनिडो इज ली योंग. ठीक है, ली योंग कौन है? डायरेक्टर जनरल है यूनिडो के. ही इज द वन, ठीक है, हु इज हु? डायरेक्टर जनरल ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? यूनिडो. इंडिया इज अ फाउंडर मेंबर ऑफ द यूनिडो. यूनिडो का फाउंडर मेंबर कौन है? इंडिया. इट इज बोथ अ रेसिपिएंट एज वेल एज अ कंट्रीब्यूटर टू द प्रोग्राम्स ऑफ यूनिडो. तो ये खुद रेसिपिएंट भी है, यानी जो प्रोग्राम्स होता है उसको फॉलो भी करते हैं, साथ ही कंट्रीब्यूट भी करते हैं यूनिडो के प्रोग्राम्स में. इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द रेगुलर बजट ऑफ यूनिडो. यूनिडो का जो रेगुलर बजट होता है हमेशा का, उसमें इंडिया भी कॉन्ट्रीब्यूट करती है. Clear? Okay. In addition, India also makes an annual voluntary contribution to the Industrial Development Fund of UNIDO. So IDF fund होता है Industrial Development Fund, उसमें भी एडिशनल खुद से, इंडिया को बोला नहीं गया है, वो खुद से ही वॉलंटरीली कंट्रीब्यूट करते हैं. क्लियर? ओके. नेक्स्ट बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की. अगेन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसके बारे में बहुत कम लोग पढ़ते हैं. हम यूनिसेफ, यूनेस्को सब पढ़ लेते हैं, वर्ल्ड बैंक भूल जाते हैं, जो कि बहुत बड़ा है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है. सो वर्ल्ड बैंक इज एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ऑब्वियसली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ये, दैट प्रोवाइड्स लोन्स एंड ग्रांट्स टू द गवर्नमेंट्स ऑफ लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज फॉर द पर्पज ऑफ परसुइंग
कैपिटल प्रोजेक्ट्स, ऑब्वियसली ये हमको तो लोन देंगे नहीं, है ना, ये कंट्री को लोन देंगे। तो जो भी कंट्री बहुत कम डेवलप्ड है या फिर जहाँ पर कंट्रीज जो हैं उनका इतना इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आया है, उन कंट्रीज को जो लोन्स और ग्रांट्स देने का काम होता है वो वर्ल्ड बैंक करती है। क्लियर? ओके। द वर्ल्ड बैंक इज हेडक्वार्टर्ड एट वॉशिंगटन डीसी, अगेन जिनीवा, वॉशिंगटन, इन्हीं को पढ़ना है ज्यादातर। एक ही था वियना ऑस्ट्रिया, जो अभी हमने इसके पहले पढ़ा यूनिडो, ठीक है। बाकी वर्ल्ड बैंक भी कहां पर है? वॉशिंगटन डीसी में। डेविड मालपास इज द 13th प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप। वर्ल्ड बैंक ग्रुप क्या है अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। सो वर्ल्ड बैंक ग्रुप के जो प्रेसिडेंट है 13th या प्रेजेंट प्रेसिडेंट, वो है डेविड मालपास और ही इज द वन हु इज द प्रेसिडेंट। क्लियर? तो आपको ये ध्यान रखना है। नाउ इट कंप्राइजेस 2 इंस्टीट्यूशंस। अब वर्ल्ड बैंक ना 2 इंस्टीट्यूशंस को लेके बोलते हैं, लाइक 2 ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको मिलकर वर्ल्ड बैंक बोला जाता है। वन इज आईबीआरडी। आईबीआरडी क्या है? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, और दूसरा है आईडीए, दैट इज इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, और इन दोनों को मिलकर बोला जाता है वर्ल्ड बैंक। तो पूछा जा सकता है वर्ल्ड बैंक में कौन कौन से 2 इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडेड है? वन इज आईबीआरडी एंड अदर वन इज आईडीए। द वर्ल्ड बैंक इज अ कंपोनेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप। तो एक बहुत बड़ा वर्ल्ड बैंक ग्रुप है और उसका एक हिस्सा है वर्ल्ड बैंक, और वर्ल्ड बैंक के हिस्से कौन है? ये दोनों। क्लियर? ओके। The World Bank Group is an extended family of 5 international organizations and the parent organization of the World Bank. तो World Bank के ऊपर जो सबसे बड़ा जिस organization को parent organization कहते हैं वो है World Bank Group, और World Bank Group के अंदर 5 international organizations आते हैं। Clear? Okay. कौन कौन से हैं वो 5 organizations? Let's just read them. One is IBRD, जो अभी हमने पढ़ा, वही है World Bank का हिस्सा। देन IDA, ये भी वर्ल्ड बैंक का हिस्सा है। तो ये दोनों तो खुद ही वर्ल्ड बैंक कहलाते हैं, तो ओवरऑल ये दोनों बोल लीजिए या फिर वर्ल्ड बैंक बोल लीजिए, वो है वर्ल्ड बैंक ग्रुप का हिस्सा, नंबर 1। नंबर 2, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, IFC जो है वो भी वर्ल्ड बैंक ग्रुप का एक एलिमेंट या एक कॉम्पोनेंट है। देन मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी एंड द इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। तो इसके पहले 3 ऑर्गेनाइजेशन का नाम पढ़ा, उनमें से 2 वर्ल्ड बैंक में ही इंक्लूडेड है, बाकी 3 जो है वर्ल्ड बैंक ग्रुप में इंक्लूडेड है, एंड ये दोनों भी वर्ल्ड बैंक ग्रुप का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। वन इज मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी एंड दूसरा इंटरनेशनल सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। नेक्स्ट बात करते हैं सार्क की। सार्क पे एक ही क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज नॉट इंक्लूडेड, है ना, या इंक्लूडेड, बस ये एक ही क्वेश्चन पूछते हैं, बट हम बाकी भी पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो सार्क का फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल cooperation, ठीक है। So S is South, A is Asian, A again for association, R is regional, C is cooperation. So South Asian Association for Regional Cooperation is SAARC. This is an economic political organization of 8 countries in South Asia. सबसे पहली चीज, जितनी भी कंट्रीज हैं इसकी वो सब साउथ एशिया का पार्ट हैं, एंड दीज आर टोटल 8 कंट्रीज। सार्क इज हेडक्वार्टर्ड इन काठमांडू, नेपाल। अब सार्क का भी हेडक्वार्टर चेंज हो गया, कहाँ पर है वो? नेपाल में है। इट इज नॉट इन जिनीवा, ऑस्ट्रिया और वॉशिंगटन। 4th एक और आ गया, वो क्या है? नेपाल, काठमांडू में ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। क्लियर? अब हमें बात करनी है कि सार्क जो है वो कब फाइंड हुआ था, मतलब कब उसको एस्टैब्लिश किया गया था, कितने स्टेट्स थे या कितने मेंबर स्टेट्स थे जिन्होंने इसको ढूंढा था, मतलब फाइंड किया, एस्टैब्लिश किया, फिर उसके बाद एक कौन सा मेंबर है जो ऐड हो गया, एंड देन फाइनली अब इसके ऑब्जर्वर स्टेट्स भी हैं। ये सब हमें पढ़ना है बिकॉज क्वेश्चन यहीं से आता है ज़्यादातर। तो सार्क जो है वो 8 दिसंबर इन 1985 जो है इसको फाइंड किया गया था, कहाँ? ढाका, बांग्लादेश में, और तब 7 मेंबर स्टेट्स थे जिन्होंने इसको फाइंड किया था, ठीक है। वो 7 नाम इसमें दिख जाएंगे। इसके अलावा ये जो अफगानिस्तान है ये अराउंड आई थिंक 2005 या सब में ये बना इसका पार्ट, ठीक है। तो बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका वर द 7 मेंबर स्टेट्स विच फाउंड सार्क, ठीक है। और फिर अफगानिस्तान ऑल्सो लेटर बिकेम द मेंबर। तो अभी एट प्रेजेंट कितने मेंबर्स हैं इसके? 8 मेंबर स्टेट्स। क्या नाम है उसका? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव्स, नेपाल, भूटान, इंडिया, श्रीलंका एंड पाकिस्तान। तो आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा इसके 8 ऑब्जर्वर स्टेट्स भी हैं। वन इज ऑस्ट्रेलिया, देन चाइना, यूरोपियन यूनियन जिसको EU के नाम से भी समझ सकते हैं आप, ईरान, जापान, मॉरिशस, US दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स, म्यांमार, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ये हैं सार्क के ऑब्जर्वर स्टेट्स, ठीक है। सो ये जो हो जाते हैं, ये हो जाते हैं इसके ऑब्जर्वर स्टेट्स। आपको ये याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, EU, ईरान, जापान, ठीक है। तो चाइना, जापान दोनों हैं, देन ऑस्ट्रेलिया, US भी है, मॉरिशस, म्यांमार एंड ईरान, ये सब क्या हैं? 9 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। एज यू कैन सी 1 2 3 4 5 6 7 8
9, ठीक है। तो ये क्या है, 9 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, बार बार रिपीट कर रही हूँ बिकॉज आपको कंफ्यूज नहीं होना। 8 मेन मेंबर स्टेट्स हैं जो इसके पहले हमने पढ़े, और ये जो है ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, और इन्हीं पे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। क्लियर? ओके। SAARC comprises 3% of the world's area, 21% of the world's population and 4.21% of the global economy as of 2019। तो 2019 के हिसाब से जो डेटा है उस हिसाब से सार्क जो है वो पूरे वर्ल्ड का जितना भी हिस्सा है, एरिया है, उसका 3% तो यही है। उसके अलावा पूरी वर्ल्ड पॉपुलेशन का 21% भी सार्क है, और पूरी ग्लोबल इकोनॉमी का 4.21% भी क्या है, सार्क है। क्लियर? ओके। नेक्स्ट बात करते हैं, द सार्क सीक्स टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ साउथ एशिया, स्ट्रेंथन कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस, प्रमोट एक्टिव कोलैबोरेशन एंड म्यूचुअल असिस्टेंस इन वेरियस फील्ड्स एंड कॉर्पोरेट विद इंटरनेशनल एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस। तो सार्क का काम क्या है, सबसे पहले टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ पीपल ऑफ साउथ एशिया, बिकॉज साउथ एशिया नाम में ही है तो पूरे लोगों का वेलफेयर हो, भला हो। देन स्ट्रेंथन कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस, ठीक है, खुद का एक सेल्फ रिलायंस होना चाहिए, दे शुड नॉट बी लाइक कि किसी और पर रिलाय करना पड़ रहा है, ऐसे एक मजबूती डेवलप करना है सार्क का काम। देन प्रमोट एक्टिव कोलैबोरेशन, एक प्रॉपर कोलैबोरेशन हो सबके साथ, एंड म्यूचुअल असिस्टेंस हो, एक साथ सब मिलके काम करें बाकी सारे फील्ड्स में। ये मोटो है किसका, सार्क का। क्लियर? ओके। नेक्स्ट बात करते हैं कि सबसे पहले सेक्रेटरी जनरल कौन थे सार्क के, बिकॉज ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अबुल एहसान, ठीक है। सो अबुल एहसान जो है वो कौन थे, ये फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी थे, सेक्रेटरी जनरल थे सार्क के। अभी तक सिर्फ 2 ही इंडियंस हैं जो सार्क के सेक्रेटरी जनरल बने हैं टोटल करियर में, ठीक है, सिर्फ 2 इंडियंस हैं। वन इज कांत किशोर भार्गव एंड अदर इज शीलकांत शर्मा, ठीक है, दोनों में कांत है। ओके, सो कांत किशोर भार्गव एंड शीलकांत शर्मा आर द ओनली इंडियंस who have been the post, who has the post of secretaries general of SAARC, or who have been on the post or appointed as the secretary general of SAARC। तो 2 ही इंडियंस हैं, कांत किशोर भार्गव एंड शीलकांत शर्मा, एंड इसके अलावा सबसे पहले कौन थे, अबुल एहसान। क्लियर? ओके। नेक्स्ट बात करते हैं, H.E. इसाला रुवान विरकुन ऑफ श्रीलंका अज्यूम्ड ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी जनरल इन 2020। 2020 में नए सेक्रेटरी जनरल कौन बने हैं, H.E. इसाला, जो कि ये पर्टिकुलर पर्सन है। तो सार्क के करंट सेक्रेटरी जनरल ये हैं। क्लियर? ओके। ओरिजिनली देयर वर 7 मेंबर्स इन द सार्क, हमने जैसे अभी बात की ना वही अब आपको यहाँ डेटा मिलेगा। ओरिजिनली 7 मेंबर्स थे, फिर अफगानिस्तान बिकेम द 8th मेंबर, और फिर 2005 में, लाइक आई वाज राइट, ओके, सो 2005 में अफगानिस्तान बिकेम द पार्ट ऑफ सार्क 7 के साथ, लाइक द 8 जो मेंबर स्टेट्स हैं उसका। एंड दिस वाज समथिंग जो समिट हुआ था कहाँ पर, ढाका में ही, बांग्लादेश में, जहाँ पर ये कंप्लीट डिसीजन लिया गया कि अफगानिस्तान विल बी द पार्ट ऑफ दीज 8 मेंबर स्टेट्स। क्लियर? ओके। नेक्स्ट बात करते हैं वही जिसकी हम हर जगह बात कर रहे हैं, यूएन, है ना। यूएन क्या है, यूनाइटेड नेशंस। सो यूएन इज यूनाइटेड नेशंस। द यूनाइटेड नेशन इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विच वॉज फाउंड इन 1945। यूएन जो है 1945 में स्टार्ट हुआ, और ऑब्वियसली ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। यूएन 193 मेंबर स्टेट्स से मिलकर बनता है। इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मोस्ट फैमिलियर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्वियसली वर्ल्ड्स लार्जेस्ट है बिकॉज बाकी सारे तो देखो इसी के पार्ट है, यूनेस्को कह लो, यूनिसेफ कह लो, सब में यूएन इज व्हाट, यूनाइटेड नेशंस, तो वो तो इसका पार्ट हुआ ना। तो सबसे बड़ा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कौन सा होगा, ऑब्वियसली यूएन। क्लियर? ओके। The UN is headquartered on international territory in New York City and has all other main offices in Geneva, in Nairobi, in Vienna and in The Hague। ठीक है, तो बाकी जगहों पे भी इसके जो रीजनल ऑफिसेज बोल रहे हैं, यहाँ पे रीजनल तो नहीं, हमें कहना चाहिए बाकी ब्रांचेस हैं वो एग्जिस्ट करती है, बट मेन हेडक्वार्टर्स कहाँ है, न्यूयॉर्क में। क्लियर? ओके। The United Nations is an intergovernmental organization aiming to maintain the international peace and security, develop friendly relations among nations, achieve international cooperation and be a center for harmonizing the actions of nations। देखो ओवरऑल जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन सबका काम तो यही है ना कि हर एक रिलेशन मेंटेन रहे ग्लोबली, सारे कल्चरल कोई भी फील्ड में या कुछ भी हो, सब कुछ अच्छे से हो, है ना। मे बी इट इज पॉवर्टी इरेडिकेशन, मे बी इट इज द स्प्रेड ऑफ पीस या अवेयरनेस या राइट्स एंड स्टाफ। तो यही काम जो है वो यूएन का भी है कि ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो पीस और सिक्योरिटी मेंटेन करना चाहता है इंटरनेशनल लेवल पे, फ्रेंडली रिलेशंस चाहता है कि सारे नेशंस में आपस में बिल्ड हो, एक इंटरनेशनल कोऑपरेशन हो कि सब एक साथ कोऑपरेट करें इंटरनेशनल लेवल पे, और ये एक सेंटर है जिससे सब कुछ बैलेंस होगा, लाइक इट इज हार्मोनाइजिंग द एक्शंस ऑफ नेशंस। सो दिस इज व्हाट द वर्क ऑफ यूएन इज। क्लियर? ओके।
The logo and flag of UN have become its symbols and it carries out its work and world stage. अभी हम बात कर चुके हैं UN सिंबल की, पहले ही ग्लोब बना हुआ, लोटस रेथ एंड स्टफ. तो इसका फ्लैग और लोगो, लोगो मतलब नॉर्मल लोगो, फ्लैग मतलब जो फ्लैग पे बना हुआ लोगो होता है, बोथ ऑफ देम हैव बीन द सिंबल, जो कि ये कंप्लीट काम जो है उसको कैरी आउट करते हैं. एंड दिस कैन बी सीन इन वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस टू. क्लियर? ओके. द एम्बलम एक मैप है, ठीक है. जो एम्बलम है यानी जो मेन लोगो का पार्ट है वो क्या है? इट इज अ मैप ऑफ वर्ल्ड रिप्रेजेंटिंग एन अजीमुथल इक्वी डिस्टेंट प्रोजेक्शन सेंटर ऑन द नॉर्थ पोल. तो ये आप देख सकते हैं, इससे पहले भी हमने बात किया था, एक इक्वी डिस्टेंट स्ट्रक्चर है, ठीक है, नॉर्थ पोल पे. देन इक्वी डिस्टेंट मतलब इक्वली डिस्टेंट, ठीक है, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे. इंस्क्राइब्ड इन अ रेथ कंसिस्टिंग ऑफ क्रॉस्ड कन्वेंशनलाइज्ड ब्रांचेस ऑफ ऑलिव ट्री. और ये जो रेथ है, ठीक है, आप देख सकते हो ऐसे क्रॉस बना हुआ है और इस तरीके की लीव्स हैं विच इज अगेन ऑलिव लीव्स. नेक्स्ट, इन गोल्ड ऑन अ फील्ड ऑफ स्मोक ब्लू विथ ऑल वाटर एरियाज इन व्हाइट. तो बाकी सब कुछ जो है वो देख सकते हो गोल्ड एरिया मतलब व्हाइट में बना हुआ है और वाटरी एरिया जहां जहां पानी है वो सब ब्लू कलर का बना हुआ है. सो दिस इज हाउ जो यूएन का सिंबल है, लोगो है या एम्बलम है, इट लुक्स लाइक. क्लियर? ओके. The official emblem of United Nations in white centered on light blue background is the flag of UN. तो जो ऑफिशियली दिखता है ना कि व्हाइट कलर का पूरा सिंबल बना हुआ है, एक लाइट ब्लू कलर के बैकग्राउंड पे बना रहेगा. लाइक लाइट ब्लू कलर का बैकग्राउंड है, ये लाइट ब्लू होगा पूरा और उस पे ये पूरा सिंबल बना होगा जो अभी हमने देखा, उसको कहते हैं, ये पूरा क्या है? ये फ्लैग है यूएन का. सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन कौन है? एंटोनियो गटरेस. ठीक है, सो एंटोनियो गटरेस जो है ये है सेक्रेटरी जनरल किसके? यूनाइटेड नेशंस के. ही इज द 9th सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन. तो अभी तक 9 सेक्रेटरी जनरल ही बने हैं और 9th कौन है? यूएन के एंटोनियो गटरेस. क्लियर? ओके. So with this we have completed the discussion of so many international organizations. I know अभी भी आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैम और भी हैं कुछ जो हमें पढ़ने चाहिए, but obviously we can't extend this, नहीं तो ऐसे लिस्ट खत्म ही नहीं होगी. So might be we can only right now discuss the organizations जो आपके लिए बहुत ज़्यादा important है, जिस पे questions बहुत किए जाते हैं specifically class 8th के level पे. But other than this अगर कभी भी ऐसा हुआ that we have to discuss advanced level पे, definitely you'll get a video, don't worry about it. But yes, before we end this video एक और चीज़ है जिसे हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं. दैट इज अगर आप YouTube पे मैग्नेट ब्रेन्स से कोई भी सब्जेक्ट या टॉपिक कवर करना चाहते हो, आप क्या करते हो? आप YouTube पे जाते हो, सर्च फॉर मैग्नेट ब्रेन्स द टॉपिक एंड यू स्टडी फ्रॉम इट. बट कभी कभी ऐसा होता है शायद आपको कोई टॉपिक नहीं मिल रहा है या फिर आप में से कोई अभी अभी जुड़ा है मैग्नेट ब्रेन्स की फैमिली के साथ. सबसे पहले तो वेलकम यू. एंड ऑल्सो ऐसा कभी हो सकता है कि आप जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, टॉपिक्स हैं, स्टफ. तो सब कुछ अवेलेबल है मैग्नेट ब्रेन्स पे. बट येस, अगर आप सब कुछ एक ऑर्डर में, एक प्रॉपर अरेंजमेंट में देखना चाहते हो, यू कैन विजिट द वेबसाइट ऑफ आवर चैनल. करना क्या है? उसके लिए जाना है गूगल पे, टाइप करना है magnetbrains.com. यहाँ पे मेंशन है, आप देख सकते हैं, एज इट इज टाइप कर दीजिए. एंड एज यू विल ओपन द वेबसाइट, आपके सामने ये पेज है जो डिस्प्ले होगा. नाउ ऑन दिस पेज अगर आप ध्यान से देखें, आपको सारी क्लासेस एक प्रॉपर ऑर्डर में मेंशन है. दैट इज फ्रॉम किंडरगार्टन टिल क्लास 12th. आप जिस भी क्लास का टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, जस्ट क्लिक ऑन इट. सपोज आप पढ़ना चाहते हो क्लास 8th का जनरल नॉलेज, आप क्या करोगे? आप क्लास 8th पे क्लिक करोगे, आपके सामने सारे सब्जेक्ट्स जो है वो डिस्प्ले होंगे. जस्ट लुक कि भाई जनरल नॉलेज कहाँ है. सो यू कैन फाइंड जनरल नॉलेज. तो क्या करोगे? स्क्रॉल करो. जैसे ही स्क्रॉल करोगे आपके सामने जनरल नॉलेज जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू क्लिक ऑन द सब्जेक्ट सो दैट आप टॉपिक्स देख पाएं कि भाई चैप्टर्स हैं, टॉपिक्स हैं, क्या क्या पढ़ाया गया है, वन शॉट रिविजन है, एमसीक्यूज हैं, स्टफ. डिपेंडिंग हर एक सब्जेक्ट पे अलग अलग एक तरीका होगा टू कंसिडर दैट टॉपिक. सो इफ यू विल क्लिक ऑन जनरल नॉलेज, आपके सामने पूरे टॉपिक्स आ जाएंगे कि आप सिलेबस ओवरव्यू, फिर उसके बाद जो टॉपिक है, फिर उसके एमसीक्यूज इस तरीके से पढ़ सकते हैं. अब जैसे सपोज आप नहीं जानते हैं कि जनरल नॉलेज में क्या क्या टॉपिक्स मैं पढ़ाने वाली हूँ, व्हाट यू कैन डू इज आप सिलेबस ओवरव्यू पे क्लिक कर सकते हैं. बिकॉज इसी वीडियो में जनरल नॉलेज लॉन्च हुआ था फॉर क्लास 8th एंड ऑल्सो आपको पूरी लिस्ट दी गई थी ऑफ ऑल द चैप्टर्स, ऑल द टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू कवर. तो आप क्या कर सकते हैं? आप सिलेबस ओवरव्यू पे बस क्लिक कर दीजिए ना, आपके सामने उसका जो वीडियो है वो प्ले होने लगेगा. सो दिस इज हाउ इजी इट इज. आप बस अब यहाँ से पढ़िए, टॉपिक्स वगैरह नोट डाउन कर लीजिए. एंड वंस यू आर डन विद दिस और आप चाहते हैं कि चलिए अब मैं जीके का फर्स्ट टॉपिक पढ़ लेता हूँ, या जो भी टॉपिक आपको अच्छा लग रहा है आप वो पढ़ना चाहते हैं, आप बस क्रॉस आइकॉन पे क्लिक कीजिए, आपके सामने अगेन सेक्शंस आ जाएंगे. क्लिक ऑन द वीडियो एंड यू विल गेट it's obviously the video played in front of you. So this is how easy it is. And if you want to change the class or the subject, no worries, just click on the back button, follow the same steps and you will get the video in front of you. So this is how easy it is. I hope आप इस ऑप्शन को जरूर सिलेक्ट करेंगे. Clear? Okay.
So with this, we have finally completed today's topic. That is the important factors about the international organizations, that is the different organizations in the world. I hope you understood each one of them. I hope आपको clear हो गया है किस तरीके के questions पूछे जा सकते हैं. Obviously in the next video we are going to solve MCQs, but if you feel that everything was helpful and informative, then please give a big fat thumbs up to the video. Also share the video with as many people as you can, ताकि जिसको भी organizations के facts जानने हो, they can go through it. Also if you want, you can share about Magnet Brains with as many students as you can, ताकि सभी को free education मिल पाए. And yes, अगर आप कोई भी update miss नहीं करना चाहते हो, definitely you have to subscribe to Magnet Brains. So please don't forget to like, share and subscribe. And yes, we have come to an end of this particular video, but in the next one we are going to meet you very soon with the next topic. Till then, take care of yourself. Thank you so much for watching. Bye.